हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी कैरियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और नीट 2026 की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो आइए जुड़िए हमारे साथ और नीट 2026 की प्रिपरेशन टाइम रहते स्टार्ट करिए, ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन करने का टाइम मिले। जिन बच्चों ने भी नीट 2025 का पेपर दिया है उनको ये तो पता पड़ गया होगा कि फिजिक्स और बायोलॉजी में भी बॉटनी कितनी टफ थी। तो बॉटनी एक बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है नीट के पेपर का। इसलिए बॉटनी सबसे पहले स्टार्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। आप सभी जानते होंगे, मैं आपका बॉटनी टीचर अक्षय कुमार कौशल। कई बच्चे मुझे ए के सर के नाम से भी जानते हैं। सेल जो है, इसके स्टार्ट करने का रीजन ये रहता है कि सेल सबसे बेसिक चैप्टर। अगर आप सेल पढ़ते हो तो सेल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे आपको कनेक्ट करेंगी। जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर भी सेल आपको पता होने चाहिए। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको सेल पता होना चाहिए। यानी आप बॉटनी या बायोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पढ़ा हुआ होगा आपको तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको पता है वो सेल की कंप्लीट होनी चाहिए। अब सेल में सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं व्हाट इज सेल, कि सेल क्या है। तो सेल अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप सिंपल सा जवाब दे देते हैं सर एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर, जहां पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8। वहां पर फर्स्ट पेज पर ये लाइन क्लियरली मेंशन है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। या फिर कोई बच्चे मुझे ये बोल देते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो दोनों डेफिनेशन आप बोल रहे हैं, इन दोनों डेफिनेशन को मैं आपकी स्क्रीन पर लिया हूँ। ये रही, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और दूसरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। क्या इन दोनों ही डेफिनेशन से आपको सेल एक्चुअल में क्या है ये पता पड़ रहा है? नहीं पता पड़ रहा। ये तो हम वो डेफिनेशन बता रहे हैं जो एनसीईआरटी ने लिखी है या हमने रट रखी है। पर सेल एक्चुअल में होती क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज अपन सब जने जंगल में गए। जंगल में एक अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन हमको मिला। उस अननोन पर्सन ने हमसे पूछा कि बताइए हाथी कैसा दिखता है। वो नहीं जानता था अनजान आदमी के हाथी कैसा दिखता है, कौन सा जानवर हाथी है। उसके सामने 10 अननोन जानवर थे, एनिमल्स थे, तो वो नहीं पहचान पा रहा था। तो क्या आप उसके कुछ ऐसी क्वालिटीज बताएंगे जिससे वो आसानी से पहचान पाए कि हाँ यही हाथी होता है? तो आपने क्या बोला? देखिए, जो बड़ा सी जानवर है, जिसके बड़े बड़े कान हैं, जिसकी बड़ी सी लंबी सी सूंड है, वही कौन होगा? हाथी होगा। जब वो जंगल में जाएगा तो क्या वो किसी के अंदर ये तीन कैरेक्टर जो आपने बताए, क्या बड़ा सी होगा जानवर, बड़े से कान होंगे और लंबी बड़ी सी सूंड होगी, वो कौन होगा? हाथी। तो वो जब जाएगा तो वो उसको आसानी से पहचान पाएगा। अगर यही बात अपन सेल के अंदर भी बता पाए कि ये होना जरूरी है तो सेल बनेगी, तो आप किसी भी अननोन स्ट्रक्चर को पहचान कर बोल पाएंगे कि यही एक्चुअल में सेल। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ला रहा हूँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सेल के नाम से। आप कभी ना कभी तो बैंक गए होंगे अपने पापा मम्मी के साथ, या खुद भी गए होंगे पैसे निकलाने देने, ये सब काम आपने करे होंगे। तो आपने वहां पर देखा होगा बैंक अकाउंट सेल नाम से एक स्ट्रक्चर होती है, जहां पर वहां का मैनेजर या फिर सीनियर स्टाफ बैठा हुआ होता है, जो वहां पर पैसे का लेन देन आप जमा कराते हो तो वो करता है, या आपको पैसे देता है, या और भी एसेंशियल वर्क जो होते हैं वो करते हैं। तो वहां पर जो अकाउंट सेल लिखा होता है, क्या उस सेल की स्पेलिंग भी यही है? तो वो सेल और ये सेल कहीं ना कहीं तो मैच खाती है, तभी तो नाम सेम रखे गए हैं, तभी तो स्पेलिंग भी सेम है। तो कैसे वो सेम है, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। तो बैंक की जो अकाउंट सेल है उसके अंदर मिनिमम आपको एक बाउंड्री देखने को मिलती है। भाई एक बाउंड्री है उसके अंदर, जिसके अंदर वो काम चल रहा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो सेल होने के लिए क्या हो गई हमारे पास में? बाउंड्री। और दूसरा, वहां पर काम करने के लिए कोई ना कोई तो जगह है, जैसे उसकी टेबल है जहां पर उसका पेन रखा है, जहां उसका लैपटॉप रखा है, जहां उसके और भी एसेंशियल नोट गिनने वाली मशीन है, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई उसकी वर्क प्लेस, जहां पर उसके सारे एसेंशियल वर्क हो रहे हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा भी तो है जो इन सभी काम को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो कौन हो गया? इसका कंट्रोलर। सही है बात? तो अगर ऐसी कोई सी भी चीज आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं जिसके अंदर ये तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो वो ही आपकी बॉडी की क्या है? सेल।
तो क्या मैं बोल दूं आपकी बॉडी में भी तो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो उसकी बाउंड्री बनाने का काम करती है। वो बाउंड्री जो बन रही है उसको मैंने नाम दे दिया है क्या, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी जो चीज है जो उसके अंदर काम करती है वो नाम दे दिया है हमने क्या, उसका साइटोप्लाज्म। क्या है वो, उसका साइटोप्लाज्म। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इन सबके फंक्शन को कंट्रोल करता है वो है इसका क्या, जेनेटिक मटेरियल। वो क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। तो अब आप मुझे बताइए कि सर आपने तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई। सबसे पहले तो उसकी बाउंड्री जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन। सर सेल वॉल भी तो हो सकती थी। हाँ बिल्कुल हो सकती थी, पर क्या एनिमल्स के पास सेल वॉल मिलती है? नहीं मिलती। तो फिर क्या ऑर्गेनिज्म वो सेल नहीं रखते हो सकते? तो इसलिए मैंने मिनिमम बाउंड्री या मिनिमम रिक्वायरमेंट में उस चीज को रखा है जो सभी ऑर्गेनिज्म के पास में हो। प्लांट के पास भी हो, एनिमल्स के पास भी हो, प्रोकैरियोट के पास भी हो और यूकैरियोट के पास भी हो। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, काम करने के लिए जो प्लेस चाहिए उसको, वो चाहिए उसका क्या, साइटोप्लाज्म, जहां पर वो सभी फंक्शन करता है। अगर आप जानते हैं तो AIPMT 2016 में 2016 में AIPMT 2016 में क्वेश्चन आया था कि मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी कौन है, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जहां पर सभी सेलुलर एक्टिविटी कराई जाती है। एनसीईआरटी में जब आप पेज पलटेंगे तो जो आपको एन ओवरव्यू नाम से सेल का दिया हुआ है टॉपिक, उसके सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन लिखी है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल की सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला मेन एरेना है। एरेना का मतलब होता है बच्चों जोन, एरिया, जहां पर कोई भी काम हो रहे हो। तो साइटोप्लाज्म से ये क्वेश्चन बना था। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो सर आपने इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं बोला? बेटा मैं इसको न्यूक्लियस बोल देता अगर मैं केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ, पर प्रोकैरियोटिक भी तो है हमारे पास सेल, तो इसलिए मैंने न्यूक्लियस नहीं बोला। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही क्यों बोला? डीएनए भी तो बोल सकते थे आप, आपने डीएनए क्यों नहीं बोला? मैं बोल देता इसको डीएनए, पर क्या किसी ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल उसका आरएनए भी होता है, तो इसलिए मैंने इसको डीएनए भी नहीं बोला। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आप तक पहुंच जानी चाहिए कि सेल होने के लिए तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहली क्या है उसकी, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है उसका, साइटोप्लाज्म। और तीसरा क्या है उसका, जेनेटिक मटेरियल। कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और अब अपन बात करने जा रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी ने इसी पेज पर जहां पर अपन ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल के बने हैं और उसको आपने क्या नाम दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बात सही है ना, जिसके अंदर सेल एक होगी उसको हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। अगर ऐसा है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल आप जानते होंगे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है और भी बहुत है। पर अभी तो आप देख पा रहे हैं जो एक सेल का बना हो और जिसके सारे काम किसी के सेल से होते हो, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर यह भी कहा रखा है वाइल अदर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी तो है जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर। यानी मोर देन वन सेल के जो भी ऑर्गेनिज्म बने होंगे कंपोज ऑफ मेनी सेल्स, उनको क्या नाम दे देंगे हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मैं यहाँ पर प्लांट एग्जाम्पल ले लूं? अरे देखो ना, प्लांट के अंदर कितनी सारी सेल्स होती है। अगर आपने कभी प्लांट एनाटॉमी पढ़ी होगी तो प्लांट में आपने देखा होगा उसकी आउटर मोस्ट सेल जो है उसकी एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस होती है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल के, वो बहुत सारी चीजें, यानी सेल बहुत सारी है। इसलिए अपन ने बोला है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, तो आपके मन में एक डाउट जरूर आता होगा कि सर एक सेल रखकर वो अपने सारे फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन कैसे परफॉर्म कर देते हैं? तो उसके पीछे एनसीईआरटी ने इसी पैराग्राफ के जस्ट नीचे एक लाइन और लिखी है। एनसीईआरटी कहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, सुनना, पहला पॉइंट एनसीईआरटी कह रही है कैपेबल ऑफ
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो अकेला रह सकता है, उसको किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। और दूसरी बात, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो अपनी लाइफ के सभी एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या आप मुझे बता दोगे कि सर आपने पहले ही तो क्लियर कर दिया है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके पास में सेल है। अगर सेल है तो उसके पास में मिनिमम तीन चीजें तो होंगी ही होंगी, उसकी बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, उसकी वर्क प्लेस उसका साइटोप्लाज्म, और उसका कंट्रोलर यानी उसका जेनेटिक मटेरियल कौन, डीएनए या मे बी आरएनए। तो जब उसके पास में उसकी खुद की सेल है तो वो अकेला रह सकता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। और दूसरा, क्या उसके पास में उसका साइटोप्लाज्म है तो सारे फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी तो है, तो फंक्शन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी उसके पास है। तो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ भी वो आसानी से कर सकता है। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एनीथिंग लेस देन का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इनमें से किनमें से, याद करिए वो तीन चीजें कौन सी, हाँ बताइए बताइए जल्दी से। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर इनमें से कुछ भी एक नहीं होता है तो डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी वो कभी भी अकेला जीवन नहीं बिता सकता, उसके अकेले की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या आप मुझे इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कौन, वायरस। आप जानते होंगे कि वायरस की बॉडी जब आपने देखी है तो वायरस की बॉडी में आपको उसकी एक बाउंड्री मिलती है। अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे अगर जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, बैक्टीरियोफेज, तो जिसके अंदर उसकी बाउंड्री जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैप्सूल्स की, और उसके अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो सर उसके पास में बाउंड्री है, जेनेटिक मटेरियल भी है, फिर सर वो इंडिपेंडेंट लिविंग क्यों नहीं? अरे भूल गए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके पास में काम करने के लिए जो जगह चाहिए, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म चाहिए, वो साइटोप्लाज्म उसके पास में नहीं होता। अगर जिसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता है तो वो कभी भी लिविंग नहीं हो सकता। इसलिए कई बार हम वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं। आपने सुना होगा कि वायरस को क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग। तो वायरस नॉन लिविंग है, पर सर वायरस तो इन्फेक्शन कर देता है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है बात कि वायरस आउटसाइड दी बॉडी नॉन लिविंग है, पर इनसाइड दी बॉडी क्या हो जाता है, लिविंग, क्योंकि वो आपकी सेल को अपनी सेल के जैसे फंक्शन करवाता है और उसके आपकी सेल के साइटोप्लाज्म को खुद काम में लेता है, यानी जगह मिल गई उसको काम करने की, क्या, आपकी सेल का साइटोप्लाज्म। इसलिए वायरस आपकी बॉडी में आते ही क्या हो जाता है, लिविंग। तो बात याद रहेगी, क्या क्या बोला मैंने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उनके खुद के पास में सेल है। पर अगर इनमें से उसकी बाउंड्री, उसकी वर्क प्लेस और उसका कंट्रोलर, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि वायरस के पास में क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकते। पहुंच गई इतनी बात। चलिए, जहाँ एनसीईआरटी में आपने ये लाइन लिखी होगी वहां पर ये एग्जांपल में लिख लेना वायरस, और लिख लेना आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग और इनसाइड द बॉडी लिविंग, और ये छोटा सी डायग्राम भी वही बना लेना कि इसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी अपन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेल जो डिस्कवर करी थी वो आप सब जानते हैं, वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसमें डिस्कवर करी थी, कॉर्क सेल में, जो कि एक डेड सेल होती है। अभी अपन आगे जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो कॉर्क सेल क्या होती है ये मैं आपको वहां पर डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। मान लीजिए ये मेरे पास में एक प्लांट है, मैंने इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये मेरे पास में एक प्लांट का स्टेप है और मैंने इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट किया। तो क्या ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद में जो इसकी आपको एनाटॉमी दिखेगी वो कुछ ऐसे राउंड शेप की दिखेगी। तो वो मेरे पास में मान लेते हैं कि यहाँ पर उसकी एनाटॉमी, तो इसकी जो सेल है वो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, उसकी इस सेल में सबसे बाहर की तरफ एक डेड सेल होती है जिसका नाम है कॉर्क सेल। तो वो कॉर्क सेल डिस्कवर करी थी किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल देखी वो कैसी थी, डेड यानी लिविंग नहीं थी। इसका मतलब कि लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले कोई और थे।
तो वो कौन थे? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था हमारे एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉफ। किसने डिस्कवर करी थी सबसे पहले? एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉफ ने। तो सेल पूछा जाए किसने डिस्कवर करी, तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक ही होगा, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉफ नहीं, क्योंकि सेल पहली बार देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। दूसरा कि सेल लिविंग डिस्कवर करने वाले एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉफ। और साथ ही साथ यहाँ पर बात आई है तो सेल के अंदर भी चलते हैं, सेल के न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले कौन थे हमारे पास में? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में चलते हैं। ये तो बात हुई थोड़े से इंट्रोडक्शन की। अब अपन बात को आगे ले जाते हैं, थोड़ा से इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो सेल थ्योरी और थोड़े से साइज ऑफ सेल्स भी देख लेते हैं अपन सेल के। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगर कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके डाउट भेजिए आप। तो अपन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे, आइए अब अपन बात करते हैं सेल की थ्योरी की। सेल थ्योरी देने वाले मेरे पास में दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे स्लाइडेन और दूसरे थे श्वान। देख रहे हैं आप, एक तो थे स्लाइडेन और एक थे श्वान। मैथियासिस स्लाइडेन जो आए थे वो आए थे 1838 में। कब आए थे ये? 1838 में। जो मैथियासिस स्लाइडेन थे वो एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने एग्जामिन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। नाम से पता पड़ रहा है जो बॉटनिस्ट होंगे वो किस पर स्टडी करेंगे? प्लांट्स के ऊपर। आपको ये ईयर्स याद रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए और यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो अब बात आती है कि जब इन्होंने एग्जामिन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट की बॉडी में कंप्लीटली फॉर्मेशन होता है किससे? यानी प्लांट बॉडी जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से। और ये सेल ही आपस में मिलकर क्या बनाती है? प्लांट का टिश्यू। कहने का मतलब है कि आप ये पास में एक डायग्राम देख रहे होंगे, मैंने इसका प्लांट में से इसका एक ऑर्गन निकाला। ऑर्गन बोले तो इसकी क्या है? यह है अपने पास में इसकी लीफ, और इस लीव से इसका टिश्यू निकाला और टिश्यू के अंदर और गया तो मेरे को इसकी सेल देखने को मिली। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये मेरे पास में एक सेल है, ये मेरे पास में दूसरी सेल है और ये मेरे पास में तीसरी सेल है। भाई इन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो होती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जब आपस में कंबाइंड हो जाती है यानी एक साथ मिल जाती है तो ये आपस में मिलकर बनाती है प्लांट टिश्यू। तो सही तो है बात? एक से ज्यादा सेल जब आपस में कंबाइंड हो जाएंगी तो क्या बना लेंगे? टिश्यू। इन्होंने इतना कहा, इन्होंने इतना ही कहा, इसके बाद इन्होंने कोई बात नहीं बोली है। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर श्वान। ये कब आए थे? 1839 में, जस्ट एक साल बाद। पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है एट दिस सेम टाइम। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें में लिख देता हूँ यहाँ पर। आप एनसीईआरटी में जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो वो लाइन जरूर ध्यान रखेंगे कि एट दी सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर आए, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। अब एनसीईआरटी कह रही है, क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए ट्रू और फॉल्स में से कि सेल थ्योरी के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत। तो जब भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान एंड मैथियासिस स्लाइडेन प्रपोज सेल थ्योरी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर, अब ये बात तो पता पड़ गई कि जूलॉजिस्ट थे तो किसके ऊपर स्टडी करी होगी? एनिमल्स पर। एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, पर जब इन्होंने बताया था तब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक एनिमल की सेल है, तो इन्होंने कहा कि ये जो एनिमल है इस एनिमल की सेल पर जो ये आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं, ये आउटर कवरिंग जो आप देख रहे हैं ये थिन आउटर कवरिंग है जो हमको देखने को मिलती है। और ये जो थिन आउटर कवरिंग है आज की तारीख में इस थिन आउटर कवरिंग को हमने क्या नाम दे दिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर इन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे मैंने एनिमल के ऊपर एक आउटर कवरिंग देखी वैसे ही प्लांट के ऊपर भी तो एक आउटर कवरिंग होती है। उस आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कहकर उसको हम नाम दे देते हैं क्या? सेल वॉल। तो थियोडोर श्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे उन्होंने दो बातें बोली। पहली बात तो ये बोली कि एनिमल के ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसको नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया जाता है, और प्लांट के ऊपर एक थिक आउटर कवरिंग होती है जिसको नाम सेल वॉल दिया जाता है। पर उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताई, उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि थिन आउटर कवरिंग होती है। बाद में हमने आज उसको नाम दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर उन्होंने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने बोला कि सेल वॉल का मिलना ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। क्वेश्चन बनेगा किसने बोला ये?
कि प्रेजेंस ऑफ सेल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। किसका था ये स्टेटमेंट? तो प्लांट सोचते ही देखते ही आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग जाएगा किसके ऊपर? स्लाइडेन पर। स्लाइडेन ने नहीं कहा, किन्होंने कहा था? श्वान ने। फिर इन्होंने ये कहा कि चलिए यार बात तो सही है, प्लांट में भी एक सेल की कवरिंग है, एनिमल के ऊपर भी एक कवरिंग है, इधर थिन है उधर थिक है, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर हो गया। तो स्लाइडेन भाई साहब इनके पास आए, उन्होंने कहा कि हम दोनों सेम ही तो बात बोलते हैं, तो आओ ना, क्यों ना दोनों मिलकर कह दें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पर ये कभी भी ये बात नहीं बता पाए, अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं, ये दोनों ने मिलकर बोल दिया। पर ये कभी भी इतनी सी बात नहीं बता पाए कि एक नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये कोई एनिमल है, इस एनिमल के अंदर इसकी जो बॉडी है वो सेल से बनी है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी है। तो हमको इतनी बात तो समझ में आ गई कि सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है, पर क्या आप बता पा रहे कि ये सेल कैसे बनी? नहीं बता पाए। तो इसके लिए फिर एक और साइंटिस्ट आए बाद में जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। क्या नाम था उनका? रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही फेमस हुआ था, जिसका नीट 2013 से क्वेश्चन भी आया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट गिवन बाय। तो आंसर क्या था? रोडोल्फ विर्चो। और ईयर तो आपको याद रखना ही है, 3 ईयर हो चुके हैं अभी तक, 1838, 1839 और 1855। तो इन्होंने बताया इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी अगर आपके पास में ये एक सेल है तो इस सेल में जब डिवीजन होंगे तो इससे दो सेल बनेगी। इन दोनों सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में क्या करने से होता है? डिवीजन करने से। फिर इसमें फिर डिवीजन होंगे तो इससे और नई सेल बन जाएगी, फिर इनमें डिवीजन होंगे तो फिर और नई सेल बन जाएगी। पर साइंटिस्ट तो पागल होते हैं, तो उन्होंने फिर पूछ लिया कि भैया ये बताइए आप तो कि जो ये सबसे पहली सेल थी ये कहाँ से आई? तो उन्होंने नाम दिया डी नोवो से। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये डी नोवो क्या है, आप तो एनसीईआरटी के बाहर से बता रहे हो। बेटा ये एनसीईआरटी में ही लिखा है। आप एनसीईआरटी का जब चैप्टर नंबर 8 खत्म करोगे तो उसकी जो क्वेश्चन है उसके फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ ऑप्शन में एक टर्म आ रही डी नोवो, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में। डी नोवो का मतलब होता है सेल्फ फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इसका? सेल्फ फॉर्मेशन। तो जहाँ एनसीईआरटी में ये लिखा है वहां पर जाकर आप ये लिख लेंगे सेल्फ फॉर्मेशन। कहने का मतलब है पहले के टाइम पर जब पहली सेल बनी होगी तो उसकी कुछ बायोमोलिक्यूल इधर से आए, 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 और सब ने मिलकर एक सिंगल सेल बना ली होगी, यूनिसेलुलर बना होगा। तो सर ऐसा आज क्यों नहीं हो पा रहा? आज बार बार डिवीजन क्यों कराने पड़ते हैं आपको? आज भी तो आप बायोमोलिक्यूल इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, सारे बायोमोलिक्यूल मिलाओ और एक सेल बना दो। बेटा जब का टेम्परेचर अलग था और आज का टेम्परेचर अलग है। उस समय उस सेल को बनने के लिए एनवायरनमेंट फेवर कर रहा था, आज एनवायरनमेंट फेवर नहीं करता, इसलिए वो सेल बन नहीं पा रही, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये कारण था कि पहले सेल ऑटोमेटिक बन गई थी, पर आज प्राइमरी सेल या जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होता है उसी में बार बार डिवीजन होने से ही क्या बनता है? न्यू सेल। फिर बाद में इन्होंने सेल थ्योरी को अंडरस्टूड किया आज की तारीख में, यानी इसको मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं हम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यहाँ तक तो सेम थी बात। उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सभी सेल का फॉर्मेशन प्राइमरी या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अब साइज ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा इसलिए याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो ये स्मॉलेस्ट सेल कौन है? तो माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। ये ध्यान रखना है कि ये लेंथ में होता है। पीपीएलओ अबाउट 0.1 माइक्रोन मीटर। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर 0.1 छोटा है तो आपने माइकोप्लाज्मा को कैसे बोल दिया? बेटा पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दोनों एक ही है, जिस दिन क्वेश्चन बनेगा दोनों में से एक ही आएगा। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा के ग्रुप का ही है, और माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन लेंथ में बोला गया, ठीक है, लेंथ में होता है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल की साइज 1 से 2 माइक्रोन होती है, जो कि आपके स्टेटमेंट में लिखी है, पर आप डायग्राम में जाओगे तो ये 3 to 5 माइक्रोन की भी है।
3 to 5 माइक्रोन। तो मैं तो कहता हूँ आप तो इसका एक एवरेज याद रख लो, एक एवरेज याद रख लो कि 1 से लेकर 5 माइक्रोन मीटर तक की होती है क्या, बैक्टीरियल सेल। वायरसेस की बात की जाए तो 0.02 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। ह्यूमन आरबीसी अप्रोक्स 7 माइक्रोन की होती है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो कौन है मेरे पास में, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसके बाद में अगला टॉपिक आपके पास है सेल के। जब साइज आप देख लेते हो तो साथ ही साथ में आपके एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम भी दिखा रखे हैं, वहां पर आपको उन्होंने डायग्राम में बता भी रखा है कि जो सबसे क्यूबॉइड शेप है, जो डब्ल्यूबीसी का शेप है, अमीबॉइड शेप है, ये सारे शेप भी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, तो आपको शेप भी याद रखने हैं। शेप ऑफ सेल की अपन बात करेंगे, उसके बाद में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे सेल वाले चैप्टर को। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।